नमस्कार। एक नई शुरुआत, एक नई सोच और एक नए कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आज बातें होंगी दिल से, पर तथ्यात्मक आधार पर। यह सिर्फ एक चर्चा नहीं, एक मंच है जहां हम जुड़ेंगे उन खास शख्सियतों से जिनका सफर प्रेरणादायक रहा, जिनकी मेहनत, संघर्ष और उपलब्धियां समाज और देश के लिए मिसाल बन चुकी हैं। आज का दौर टेक्नोलॉजी का है और हम इसी दौर में उसी पारंपरिक संवाद को एक नए रूप में आपके सामने ला रहे हैं, एक पॉडकास्ट के जरिए। नाम भले ही बदल गए हों, पर मकसद वही है, जन जागरूकता, सत्य पर आधारित संवाद और युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने वाली कहानी। आज की कड़ी में हम जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम रंगमंच की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं। नाम है श्री दौलत वैद। एनएसडी से जुड़ाव, मंच पर लाइट डिजाइनिंग के जरिए कला का जीवंत रूप और 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा सम्मान, यह सब इस यात्रा की एक झलक मात्र है। उन्होंने सीमा विश्वास, राजपाल यादव, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, गिरीश कर्नाड जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ भी काम किया और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दौलत जी नमस्कार, आपका स्टूडियो में स्वागत है। शुरुआत करने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने ही शब्दों में हमारे दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त परिचय आप दीजिए। ज़रूर। नमस्कार। बेसिकली मेरा नाम दौलत वैद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हिंदुस्तान का एक ऐसा रंगमंच का इंस्टीट्यूट है जी, जो पूरे देश और दुनिया में मशहूर है। और अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान में FTI फिल्म के लिए और रंगमंच के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है जी, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एशिया के तो वन ऑफ द बेस्ट में है और विश्व में हम इसे जी, रैंक देते हैं। उस इंस्टीट्यूट से मैंने जी, डिज़ाइन एंड डायरेक्शन में कोर्स किया और उसके उपरांत मैं अब तक करीब 1.5 दर्जन विश्व भ्रमण कर चुका हूँ और पूरा हिंदुस्तान यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी रंगमंच को लेकर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और लाइट डिज़ाइन, डायरेक्शन एंड राइटिंग जी, 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। उनमें लाइटिंग जो है, जितने भी दृश्य आप देखते हैं रंगमंच में, जी, जैसे कि फिल्म में कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे ही रंगमंच में प्रकाश नियोजन, प्रकाश विन्यास सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं उस प्रकाश विन्यास का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रंगमंच का हूँ और पूरे देश और दुनिया में जितने भी ऑडिटोरियम्स हैं, जितने भी जगह हमारा रंगमंच गया और जिनके साथ मैं काम करता हूँ, अनुराधा कपूर, नीलम मानसिंह चौधरी, रमनजीत कौर और राम गोपाल बजाज, यानी कि हिंदुस्तान के करीब सभी बड़े डिज़ाइनर डायरेक्टर के साथ मैं काम करता रहा हूँ। साथ ही साथ पेंटिंग में जो बहुत बड़े नाम हैं, वो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया। और आप ये कहें कि कुछ इवेंट्स होती हैं कि रातों रात पूरे होटल को बदल देना, बिल्कुल, कि आज कोई एक इवेंट हुआ और कल शाम को कोई दूसरा इवेंट होना है, तो उस इवेंट को पूरा डिजाइन कर देना, बदल देना और नई थीम, एवरीडे नई थीम जी। तो उस किस्म के काम में भी हमने बहुत हिंदुस्तान भर में काम किया। और संगीत नाटक अकादमी जो हिंदुस्तान की सर्वोच्च संस्था है, उसका एकेडमिक पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति महोदया ने मुझे 2022 में दिया। और जहाँ पर जैसे कि राजस्थान की बात करें तो जवाहर कला केंद्र और संगीत नाटक अकादमी राजस्थान 2 महत्वपूर्ण जगह है। बिल्कुल, वहाँ भी मेरे नाटकों का मंचन एज ए डायरेक्टर, एज ए डिज़ाइनर होते रहे हैं और अभी भी आगे संभावनाएं जो है वो चलती रहती है। दौलत जी, बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिनके साथ आपने काम किया है। मैंने भी कई प्ले देखे हैं, सीमा विश्वास जी के साथ देखा है, राजपाल जी के साथ देखा है और बहुत सारे ऐसे नामी कलाकार हैं जिनके साथ आप काम करते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज के दौर में अगर देखें, नाटकों का रुझान अपेक्षाकृत पहले से कम होता जा रहा है। उसकी कई वजह हो सकती हैं, आर्थिक कारण हो सकता है
और दर्शकों की कमी भी इसमें कह सकते हैं। दर्शकों की कमी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। क्यों रुझान कम होता जा रहा है, एक ये कारण, और इसको कैसे हम जीवंत बनाए रखें, इसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं? जुगल जी, बहुत ऐसा ये सवाल है जिस सवाल के पूरे देश में और पूरे विश्व में चर्चा इस सवाल की ज़रूर होती है कि दर्शक कम होता है जी। लेकिन पहली बात तो मैं इस बात से आपको आगाह करना चाहूँगा कि जैसे कि साहित्य है, मुंशी प्रेमचंद या भीष्म साहनी या और जितने भी नाम, लिस्ट कम है, ये सारी चीज़ें सब लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक बात है। उसके लिए एक अलग से ही साहित्य का रुचिक वाला व्यक्तित्व या बंदा चाहिए होता है। तो ऐसे ही रंगमंच वो विधा है, उसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर पाता जब तक कि उसका उसके बारे में इंटरेस्ट ना हो या वो उसको समझता ना हो। लेकिन चूंकि रंगमंच एक पॉपुलर आर्ट भी है, एक विशेष रूप से इसमें दृश्य है, नाट्य है, रंग है, दुनिया के सारे जितने भी आर्ट हैं जी, वो सब इसमें समाहित हैं। चाहे वो नृत्य लीजिए उसमें, चाहे आप उसमें डांस लीजिए, डायलॉग लीजिए, चाहे प्रस्तुतिकरण के और जितने भी प्रेजेंटेशन के मैजिक हैं वो सब हम थिएटर में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। लेकिन आपका सवाल वाजिब इसलिए है चूंकि रंगमंच के लिए समाज और सरकार और खुद हद तक हम कलाकार लोगों का भी इसमें कुछ कमियां रही हैं जो हम दर्शकों को खोते चले गए और चले जा रहे हैं जी। उसमें पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि रंगमंच एक साधना है। मैं 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना करके इसको हासिल नहीं कर सकता। ठीक। जैसे क्लासिक म्यूजिक है, जैसे क्लासिक डांस है, उसके लिए सालों साल की तपस्या होती है। तो रंगमंच का कलाकार ऐसा समझता है कि वो 1 नाटक 2 नाटक में किसी के साथ एक छोटी मोटी भूमिका कर लेता है और वो समझता है कि मैं कलाकार, मैं डायरेक्टर हूँ। तो वो डायरेक्टर, वो कलाकार जब मंच पर आता है तो दर्शक को जब उसके लेवल का आनंद, क्योंकि नाटक में कथारसिस होता है, नाटक आपको जोड़ता है तभी है जबकि वो उसके अपने विषय से उसको रंगमंच का कलाकार उसको साथ में जोड़ लेता है। तो जब वो एसोसिएट नहीं हो पाता है तो डेफिनेटली धीरे धीरे वो उससे अलग होता चला जाता है। बिल्कुल। तो रंगमंच एक साधना है। तो रंगमंच अगर साधना के साथ किया जाएगा तो मजाल की दर्शक ना आए, और अगर आ गया तो जा नहीं सकता। हमने कई बार बड़े कलाकारों को भी देखा है, अब हालांकि वो नहीं रहे। गिरीश कर्नाड जी का मैंने एक प्ले देखा था और वो फिल्मों में एक सुपरस्टार होने के बावजूद भी उन्होंने रंगमंच नहीं छोड़ा। पंकज कपूर हैं, जय भादुड़ी हैं, ऐसे आज भी बहुत सारे कलाकार हैं, राजपाल जी हैं, ओमपुरी जी भी थे। मतलब लगातार वो नाटक, नसीरुद्दीन शाह साहब थे, लगातार वो नाटकों में सक्रिय रहे। उनका जो दिल से जुड़ाव था। आज जो कलाकार आता है नाटक पे, रंगमंच पे, वो क्या लगता है कि छोटे समय के लिए क्यों जुड़ पाता है वो? बेसिकली जुगल जी क्या होता है कि रंगमंच में जो आर्थिक पक्ष है वो आर्थिक पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन एक ग्राउंड तो वही है, चाहे वो फिल्म स्टार भी बनेगा, कहीं आगे जाएगा, लेकिन ग्राउंड जो सीखने का है एक रंगमंच कला के नजरिए से, एक आर्टिस्ट के नजरिए से, शायद वो उसको इतना महत्व नहीं दे पा रहा आज। बेसिकली पिछले सवाल का जैसे जवाब मैंने दिया कि रंगमंच जो साधना है वो हर कोई नहीं कर पा रहा। उस साधना को पूरे रूप से अगर नहीं करेगा तो वो वहां भी कुछ नहीं होगा उसका। आप देखिए रंगमंच के जो कलाकार फिल्म में, OTT में या और कोई भी माध्यम है जिसमें वो अगर फेमस है, जिसमें उन्होंने स्थान बनाया है, तो वो तभी बना पाया है जब उसने पूरी साधना के साथ रंगमंच को दिया है, रंगमंच में किया है। और चूंकि फिल्म, OTT, दूरदर्शन या सीरीज, सीरियल, इन सब में आपको डायलॉग मिलता है और आप उसको एक सीन, फिर दोबारा दूसरे एंगल से तीसरा सीन, चौथा सीन सब आप कर पाते हैं। नाटक में जर्नी, जब नाटक शुरू हुआ तो उसका अंत ही होता है। बिल्कुल। तो समय और साधना और उसका परफेक्शन, ये तीनों चीजें अगर उसमें सम्मिलित नहीं होगी तो वो मंच पर खड़ा ही नहीं रह सकता। तो मुझे लगता है कई बार कि जो रंगमंच करके कुछ लोग गए हैं और वो वापस से नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली उनके अंदर ये भय भी होता है कि जो मैं काम पहले करता था जिस श्रद्धा और निष्ठा के साथ, और मैं भी जो फिल्म में कर रहा हूँ, कहीं मैं वहां जाकर
उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊं तो डेफिनेटली ये उनका सम्मान है रंगमंच के प्रति। मैं ये मानता हूँ, इसको ये नहीं मानता कि वो नहीं कर रहा, मैं ये मानता हूँ कि वो उस साधना और उतना समय इस मंच को नहीं दे पाएगा तो शायद वो उस भय से या उस रंगमंच के सम्मान से इसको नहीं कर रहा। ऐसे मेरी मानना। बिल्कुल बिल्कुल। दौलत जी, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं इस फील्ड में। मैं देखता हूँ कई बार प्ले में ऑन स्पॉट आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते होंगे, क्योंकि लाइट इफेक्ट और साउंड, ये दो चीज़ होती हैं जो पूरे नाटक को एक प्रभावी रूप से प्रेजेंट करती हैं। क्योंकि अगर लाइट का इफेक्ट अच्छा नहीं होगा या साउंड अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो दर्शकों को बांध नहीं पाते हैं। ऐसे में टास्क होता है कि 1 घंटे का नाटक है, हर मोमेंट पे आपको बदलने होते हैं, लाइटिंग के इफेक्ट बदलने होते हैं। कैसे इस टास्क को पूरा कर पाते हैं आप लोग? जुगल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण और दर्शकों को जानकारी देने वाला ये सवाल है कि रंगमंच में जो रियाज है, जो रिहर्सल है, महीनों महीनों चलती है। और अगर महीनों रिहर्सल नहीं कर रहे तो सच में उस नाटक का कोई इम्पैक्ट, प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, नहीं आ पाता। लेकिन दूसरी कड़ी इसमें ये है कि रंगमंच करने के लिए जो ऑडिटोरियम्स हैं इतने महंगे हैं, उनमें हम जो बैक स्टेज के लोग हैं, चाहे वो सेट डिजाइन हो या लाइट डिजाइन हो या साउंड हो, उनको उस एक दिन में ही टेक्निकल रिहर्सल, ग्रैंड रिहर्सल और शो, तीनों उस एक दिन में करना होता है। और ये चुनौती अपने आप में बहुत बड़ी है। लेकिन चूंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि रंगमंच में जो साधना है जी। वो साधना और उसकी जो गहनता है वो हम लगातार रिहर्सल देखते हैं। रिहर्सल को हम अपनी स्क्रिप्ट में मार्क कर लेते हैं। उन एक एक बिंदुओं को हम उस कदम प्रोफेशनली बना लेते हैं कि जो हमें कुछ चंद घंटे मिलते हैं उन्हीं में हम लाइट का सेटअप, उन्हीं में दृश्यों की बनावट और उसी में वो मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि दर्शक जो आज आया है हम उसको ये न कहे हमें तो ऑडिटोरियम एक दिन मिला या आधा दिन मिला या ये हमारी ये कमी है, वो कमी महसूस नहीं होने देते आप लोग। वो हम दर्शकों को ये चाहते हैं कि दर्शक जो आ गया, और दर्शक चूंकि कोई भी रंगमंच, कोई भी थिएटर जब तक अधूरा है, जब तक उसमें दर्शक ना हो, तो दर्शक के सामने हम बिल्कुल पूर्णतः लाइक आर्मी मैन तैयार रहते हैं। दौलत जी, एक सवाल और करूंगा आपसे चलते चलते कि हर आदमी की लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट वाले एक क्षण होते हैं, खुशी के पल होते हैं, कुछ सफलता हासिल की होती है उसके पल होते हैं, या फिर कुछ चुनौतियों के पल होते हैं, वो जो यादगार जीवन में बन ही जाते हैं। कुछ ऐसे पल आपके इसी क्षेत्र में, इस लाइन में, क्योंकि आपने बहुत सारे बड़े प्ले किए हैं, मैं ये भी उसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि कुछ ऐसे प्ले जो आपके लिए एक ज़िंदगी में यादगार बने हों, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कि पहली बात ही, जब रंगमंच में आप आते हैं तो बहुत बड़ा कंपटीशन इसमें भी है। जब सीरियस काम आप करते हैं तो जिसको करना है यही काम जी, सपोज मैंने एक बार ये सोच लिया कि मुझे रंगमंच ही करना है, तो उस रंगमंच में भी बहुत स्ट्रगल है। तो जब मेरा पहला नाटक की मुझे याद आती है, साबिर खान साहब हमारे जयपुर में गुरु थे जी, तो मुझे छोटा सा 1 लाइन का रोल मिला था। अच्छा, 1 लाइन पूरे नाटक में, 1.5 घंटे के नाटक में 1 लाइन, लेकिन वो लाइन को मैं इस कदर से बोलता था कि पूरी रिहर्सल में जो 15-20 लोगों का समूह था, दे एंजॉयड। और एक दिन अचानक ये हुआ कि जो मेन रोल कर रहा था वो बीमार हो गया, और बीमारी भी कुछ जॉइंडिस था या मुझे याद नहीं आ रहा क्या बीमारी थी ऐसी, जिसकी वजह से वो 5-7 दिन बिल्कुल नहीं आ सकता, और हमारा शो नज़दीक आ गया था जी। तो उस 1 लाइन बोलने वाले कलाकार को साबिर खान जी ने स्क्रिप्ट दे दी कि वो मंत्री वाला जो रोल है, और रावण मिल गया प्ले, वो आप करेंगे, वो मैं करूंगा। तो जो वो 1 लाइन में बोलता था उसकी सिद्धता और पूरे नाटक की सिद्धता में बहुत अंतर आ जाएगा बिल्कुल। तो वो घबराहट, और वो जब जिम्मेदारी आई, तो जब मुझे डायरेक्टर ने बोला यार इतना अच्छा तो करता है, वो क्यों नहीं कर पा रहा, तो फिर उसको वही साधना, लगन और मेहनत जब लगातार लगी तो वो की। दूसरी बात, चूंकि जब NSD पास हो गए, उसके बाद लगा कि मुझे थिएटर में डायरेक्शन भी करना है, बैक स्टेज में करता ही हूँ, लाइट में करता ही हूँ जी। तो सीमा विश्वास जी ने मुझे आसाम में उनको एक प्ले करने का मौका मिला, और उन्होंने बोला कि इस प्ले को हम सामूहिक रूप से डायरेक्शन करते हैं जी। तो सीमा विश्वास जैसी महान कलाकार जो हिंदुस्तान के सिनेमा में, थिएटर में जिनका नाम है,
उन्होंने मुझे इस काम के लिए जब चुना, डायरेक्शन के लिए, बैंडेड क्वीन उनकी जो फेमस फिल्म है, तो मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ। दूसरी कड़ी, जब मैं दिल्ली में एक प्ले की लाइट कर रहा था, अनुराधा कपूर की प्ले की लाइट, जी, तो मैं जिस गेस्ट हाउस में था, उसी गेस्ट हाउस में हिंदुस्तान की मशहूर अभिनेत्री और जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के एनएसडी में सबको पढ़ाया स्पीच एंड वॉइस, जी, उनका नाम है माननीय, अभी वो नहीं रही, उत्तरा बावरकर जी। जी, जी, उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी हम्म कि दौलत इसको पढ़ो एंड देखो क्या कर सकते हो। मैंने पढ़ी और उन्होंने कहा कि मैं करना चाहती हूँ, और वो मैंने डायरेक्ट किया, उत्तरा बावरकर जी का एक अनजान औरत का खत। तो वो सब चीज़ें मुझे गौरवान्वित करती हैं आज भी याद हर पल है। और सबसे बड़ी बात अभी की बताऊं, जब ये प्ले मैंने किया तो उसके 4 शोज हुए, जयपुर में 2 शो और ग्वालियर में 2 शो। जी, उसके बाद उनको एक बीमारी थी, वो नहीं रही, तो मेरा प्ले वो अधूरा, अच्छा, वो मतलब प्ले उसके शोज नहीं हो पाए। लेकिन यही प्ले को लेके अभी मैं आपको बताऊं, डोली आलूवालिया का नाम आपने सुना होगा, जी, जी, बिल्कुल, जो अभी जो फिल्म आई है सितारे जमी पे, उसमें आमिर खान की मदर का रोल कर रही हैं। उनको मैंने ये स्क्रिप्ट भेजी और मैंने कहा कि मैडम ये उत्तरा जी ने इसमें किया है, तो आपको खुशी की बात ये बता दूं, उन्होंने कहा है कि दौलत आई लव टू बी डू इट, और वो इस प्ले को मेरे साथ करेंगी। बहुत बढ़िया, ये मुझे बहुत गर्व होता है। राजपाल यादव भी मेरे साथ अभी एक प्ले की तैयारी में है, और वो प्ले भी हम करेंगे। तो ये सारे गौरवान्वित पल हैं कि रंगमंच करने के साथ साथ अगर कोई आपको देश का इतना बड़ा कलाकार, देश की इतनी बड़ी हस्तियां आपके साथ काम करने के लिए अगर हाँ कर देती है, तो यही अपने आप में बड़ी गर्व की बात है, प्राउड फील होता है जी। तो ये सभी मोमेंट मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरे लिए गौरव के पल है। इवन दो कि आप जो पूरे अलवर शहर में और पूरे राजस्थान भर में अपने चैनल को जिस लेवल पे ले जा चुके, तो डेफिनेटली जुगल जी आप भी एक तपस्या कर रहे हैं, आप भी साधना कर रहे हैं, वरना तो बहुत सारे और रास्ते हैं, लेकिन आपने अपने इस रास्ते को बरकरार रखा। जबकि वो जब चैनल आपका चलता था, जो डिश एंटीनास के जरिए वो बंद हो चुका, लेकिन आपने अपने जद्दोजहद से चला रखा है, दैट्स ग्रेट थिंग। तो ईच एंड एवरी मोमेंट इन द लाइफ इट्स गौरवान्वित। और आदमी को, दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि खुशी आपको ढूंढनी पड़ेगी, खुशी तो आपके आसपास बिखरी पड़ी है। तो ये डिप्रेशन का जो अभी दौर, कई बार कहते हैं डिप्रेशन है, डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा। आर्ट से जुड़िए, कल्चर से जुड़िए, ड्रामा से जुड़िए जी। मेरा ये मैसेज, संदेश मैं आपको दे रहा हूँ। दौलत जी, आप चूँकि अलवर से हैं, तो अलवर भी आज छोटा शहर नहीं है, बड़ा शहर है, लेकिन रंगमंच में अभी भी कहीं ना कहीं पीछे है। जिस लेवल पे होना चाहिए था वहाँ तक नहीं मौका मिल पा रहा है, या नहीं हो पा रहे उस स्तर के नाटक यहाँ पर, और लोगों का जुड़ाव उतना नहीं हो पा रहा। कई बार यहाँ नाटक होते भी हैं, लेकिन वहाँ दर्शक नहीं होते हैं। तो अलवर के लिए आप क्या सोचते हैं? बेसिकली जुगल जी, रंगमंच के लिए जो दर्शक है वो पूरे उत्तर भारत का ही एक समस्या है। लेकिन अलवर ऐसी जगह है जो दिल्ली और जयपुर के बीच में होने का जो फायदा इसको होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और दूसरा ये कि रंगमंच में, जैसा कि मैंने कहा, कि एक साधना और डेडिकेशन चाहिए। वो डेडिकेशन से लोग तब जुड़ेंगे जब रंगमंच में दर्शक भी या रंगमंच के कलाकारों को यहाँ उससे कुछ आर्थिक या उसको एक्सपोजर मिले। क्योंकि देखिए, दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है कि या तो उसको एक्सपोजर मिले या आर्थिक लाभ मिले। ये दोनों चीज़ उसको जयपुर और दिल्ली में मिल जाती है, तो वो सोचता है कि यार यहाँ अपना वक्त लगाने से अच्छा है कि मैं वहाँ जाऊँ। और चूंकि उत्तर भारत का जो दर्शक है या समाज है, वो कई तरह से अपने खुद के सिलसिलों में इतना फंसा हुआ है कि वो आर्ट और कला की तरफ उस लेवल पे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके टच में इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, उनके शोज अलवर में किए जाएं ताकि रुझान बने युवाओं का भी नाटक से जुड़ने का भी? जुगल जी, ये बात मैं बहुत पहले से कहता हूँ कि बाहर का आदमी जब आया और वो नाटक करके चला गया, तो दर्शक उसके लिए तो आ गया जी, लेकिन वो यहाँ के लिए नहीं आएगा ना, तो उसका समस्या का हल नहीं है। क्योंकि कई बार कई फेस्टिवल यहाँ पर हो रहे हैं, जैसा कि मैं देखता हूँ और करते रहते हैं, उससे हुआ क्या, यहाँ का जब तक रंगमंच खड़ा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। वो तब की बात है जब हमारा कलाकार भी कहीं और भी जाए
उसको और जगह बुलाया जाए। वो कब होगा? उस लेवल के कलाकार अलवर में डेवलप हो कि उनकी भी कहीं बाहर डिमांड आए और वो कहीं प्ले करने। ये बहुत ऐसा इसी बात है ना, वरना तो फिर वो लाके तो कोई भी आप करके चला जाएगा। कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर अलवर में नहीं चलता नाटक के लिहाज से? ट्रेनिंग सेंटर से ज़्यादा ज़रूरत है कि डेडिकेटेड लोगों का होना, क्योंकि वो कंपटीशन कुछ और कर रहा है कहीं नौकरी के लिए, और साथ में वो थिएटर करना चाह रहा है। जिसको थिएटर करना है वो दिल्ली या मुंबई चला जाता है, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है। हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि वो जयपुर करे अपना संघर्ष, दिल्ली करे अपना संघर्ष, लेकिन जब जब कुछ छुट्टियां हो, जब जब कोई वर्कशॉप हो जी, वो यहाँ पर आए, अलवर में नाटक हम करें। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जब जब मेरे पास भी समय है तो मिलके कुछ ऐसा गढ़ा जा सकता है, ऐसा बुना जा सकता है जिससे अलवर में, और ऐसी अपेक्षा भी है आपसे अलवर वालों को। हाँ बिल्कुल, चूंकि रंगमंच का जो आप भरतरी का जो नाटक देखते हैं, आप देखिए कि वो होता है ना यहाँ, लेकिन वो जितने भी लोग हैं, वो चाहे वो दुकानदार है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट्स हैं, दे आर डेडिकेट टू डू भरतहरी नाटक जी। तो ये सीधा सीधा, जबकि कोई आर्थिक लाभ नहीं है उस नाटक में, सीधा नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो ये साधना और लगन जी अगर वो है आपके अंदर, तो वो आप देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा, कितने सालों से हो रहा है भरतरी का नाटक। तो उसी को अगर मॉडर्नाइज किया जाए, उसी को अगर और परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा तो हो सकता है जी। तो मैं समझता हूँ कि अलवर के लोग, अलवर के कलाकार अगर करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप और हम मिलके उनको सहयोग कर सकते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि वो जो बाहर से नाटक बुलाते हैं, हम नाटक करने वाले प्ले के लिए ना बुला के उनको ट्रेनिंग के लिए बुला सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए बुला सकते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो प्लीज़ एक कदम आप आगे बढ़िए, एक कदम आगे बढ़ते हैं, कुछ कदम कलाकार आइए और मिलके कुछ करने की गुंजाइश है यहाँ पे। और चूंकि यहाँ पर अभी गफूर साहब को भी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था जी लोक कला के लिए, तो वो जो उनकी पांडुन का कड़ा है या जोगियों की महाभारत है, उसको लेके हम काम कर सकते हैं। बहुत क्लासिकल और लोक, अर्बन या लोक कलाकारों का कुछ सामंजस्य करके हम काम कर सकते हैं जी। तो दौलत जी, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे स्टूडियो में आए। बहुत सारी आपसे, आपके फील्ड की विशेषकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को, युवा पीढ़ी को खासकर इससे बहुत बहुत लाभ मिलेगा। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की बातचीत में हमने जाना कि मंच पर चमकती रोशनी के पीछे भी एक गहरी सोच, एक कला और एक समर्पित कलाकार होता है, जैसे कि दौलत भाई जी। उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, अनुभवों और उपलब्धियों ने हमें ये एहसास दिलाया कि हर सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष और अडिग धैर्य होता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ बातचीत करना नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां आपके सामने लाना है जो सोच बदले, दिल को छू जाए और आपको कुछ नया करने की प्रेरणा भी दे। अगर आपको आज के एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें, अपने विचार हमारे साथ साझा करें और इस पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलें। तो अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी और एक और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।